हमारे YouTube चैनल मरीन इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन की उस दुनिया में उतरने वाले हैं जो बाहर से देखने में ना मतलब किसी जटिल भूल भुलैया जैसी लग सकती है। हाँ, बिल्कुल। मरीन इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में विशाल इंजन, बड़े बड़े प्रोपेलर और भारी भरकम मशीनें आती हैं जो किसी 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होती हैं। एग्जैक्ट, एकदम सही कहा। ये सब सुनने में बहुत मैकेनिकल और भारी लगता है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। असल में आधुनिक जहाज़ों पर ये जो विशाल धातु के ढांचे हैं ना, ये सब बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे ये बहुत छोटे छोटे नजर न आने वाले इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे विशाल समुद्री जहाज़ों की असली धड़कन होते हैं। बाहर से जो जहाज सिर्फ लोहे का एक तैरता हुआ पहाड़ लगता है, वो अंदर से एक बेहद संवेदनशील और सटीक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। हम उन पुर्जों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, लेकिन वो हजारों हॉर्स पावर को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक जहाज प्रशांत महासागर के बीचों बीच भयानक तूफानों का सामना कर रहा है। उस वक्त ये छोटे स्विच और सेंसर ही तय करते हैं कि जहाज सही दिशा में मुड़ेगा या नहीं, या मेन इंजन का तापमान सुरक्षित सीमा में रहेगा या नहीं। आज की हमारी यह चर्चा इसी कॉन्ट्रास्ट के बारे में है। तो शुरुआत करते हैं पावर को कंट्रोल करने वाले एक बहुत ही खास पुर्जे से। मैंने कई बार बहुत बार IGBT का नाम सुना है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। हाँ, IGBT ये मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर मैं इसे बिना किसी भारी इंजीनियरिंग डिग्री के समझना चाहूँ, तो ये पुर्जा असल में कर क्या रहा है? ये इतना खास क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इसके इतिहास में जाना होगा। देखिए, इंजीनियरों के पास पहले 2 अलग-अलग तरह के स्विच होते थे। एक था मॉसफेट, जो बहुत तेजी से ऑन ऑफ हो सकता था और उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत कम पावर चाहिए होती थी। लेकिन उसमें कुछ कमी थी? हाँ, कमी ये थी कि वो ज्यादा करंट नहीं झेल पाता था। और दूसरा था PJT, जो बहुत भारी करंट और हाई वोल्टेज तो सह सकता था, लेकिन वो धीमा था और उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, तो IGBT इन दोनों का मिक्सचर है? एकदम सही। IGBT इन दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसके 3 मुख्य टर्मिनल होते हैं: गेट, कलेक्टर और एमिटर। मेन करंट कलेक्टर से एमिटर की ओर बहता है, लेकिन ये रास्ता बंद रहता है। इसे चालू करने के लिए बस गेट पर एक छोटा सा सिग्नल देना पड़ता है। तो अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझूं, तो ये किसी VIP क्लब के बाउंसर जैसा है। बाउंसर? हाँ, ये दिलचस्प है। कैसे? मतलब BJT वो बाउंसर है जो बहुत ताकतवर है लेकिन थोड़ा सुस्त है। मॉसफेट वो बाउंसर है जो बहुत फुर्तीला है लेकिन ज्यादा भीड़ नहीं संभाल सकता। और IGBT वो बाउंसर है जो फुर्तीला भी है और एक साथ हजारों लोगों की भीड़ यानी भारी करंट को भी रोक सकता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मैं इसे आगे से इस्तेमाल करूंगी। और इस बाउंसर की सबसे बड़ी खासियत इसके नाम में ही छुपी है, इंसुलेटेड गेट। इंसुलेटेड गेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसका जो गेट होता है ना, वो बाकी सर्किट से पूरी तरह अलग थलग या इंसुलेटेड होता है। इसका फायदा ये है कि जब आप इसे चालू करते हैं तो ये उस गेट वाले रास्ते से लगभग 0 कंटिन्यूस करंट खींचता है। ये इसे बेहद कुशल बनाता है। अच्छा, मतलब ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम होती है। बिल्कुल न के बराबर। जैसे ही आप सिग्नल हटाते हैं, ये तुरंत बिना किसी देरी के करंट का बहाव रोक देता है। और मुझे लगता है कि इसी फास्ट स्विचिंग का इस्तेमाल उस तकनीक में होता है जिसे हम PWM या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं। हाँ, PWM IGBT के बिना इतना प्रभावी नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर हमें किसी विशाल क्रेन की मोटर की स्पीड कम करनी है, तो हम सीधे उसका वोल्टेज कम क्यों नहीं कर देते? देखिए, वोल्टेज को सीधे कम करना वैसा ही है जैसे आप गाड़ी का एक्सीलरेटर भी दबाए रखें और साथ में ब्रेक भी लगा दें। ओहो, मतलब इंजन पर बहुत जोर पड़ेगा। बिल्कुल। पुराने सिस्टम में जब वोल्टेज को किसी रेजिस्टेंस के जरिए कम किया जाता था, तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती थी और आधी ऊर्जा सिर्फ उस गर्मी में बर्बाद हो जाती थी। PWM इस समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। तो ये वोल्टेज को कम नहीं करता? नहीं, इसमें वोल्टेज को कम करने के बजाय फुल वोल्टेज को ही IGBT की मदद से 1 सेकंड में हजारों बार ऑन और ऑफ किया जाता है। मतलब
अगर मुझे रोशनी कम चाहिए तो मैं बल्ब का वोल्टेज कम करने के बजाय लाइट की स्विच को इतनी तेजी से ऑन ऑफ कर रहा हूं कि मेरी आंखों को वो रोशनी मध्यम लगे। एकदम सही पकड़े हैं। यहाँ पल्स की विड्थ का मतलब है कि स्विच कितनी देर तक ऑन रहा। अगर वो 80% समय ऑन है और 20% ऑफ, तो मोटर को लगेगा कि उसे 80% ही पावर मिल रही है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है, ऊर्जा भी बच गई और काम भी हो गया। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही तकनीक जहाजों पर VFD या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का आधार है। VFD जो मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। हाँ, जब एक 300 मीटर लंबे जहाज को बंदरगाह पर मोड़ना होता है तो उसका स्टीयरिंग गियर कोई झटके नहीं खा सकता। उसे एकदम स्मूथ मूवमेंट चाहिए। वो स्मूथनेस यही VFD और IGBT मिलकर देते हैं। ठीक है, पावर को कैसे कंट्रोल करना ये तो मुझे अच्छे से समझ आ गया, लेकिन इन भारी मशीनों को ये कैसे पता चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? आपका मतलब है कि वो महसूस कैसे करते हैं? हाँ, मतलब एक इंजन को कैसे पता चलता है कि उसका पाइप फटने वाला है या वो जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया है? कोई तो सेंसर होगा ना? इसके लिए ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे डिवाइस हैं जो भौतिक ऊर्जा जैसे दबाव, तापमान या वाइब्रेशन को लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। अच्छा, क्या ये सभी एक ही तरह के होते हैं? नहीं, हम इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। रुकिए, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स का मतलब क्या ये है कि वो अपनी पावर खुद बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल। उन्हें बाहर से किसी बैटरी या सप्लाई की जरूरत नहीं होती। जैसे थर्मोकपल ले लीजिए, जो तापमान मापता है? हाँ, जब उसके एक सिरे पर गर्मी पड़ती है तो वो खुद ही मिली वोल्ट्स में करंट पैदा करने लगता है। या फिर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जिस पर अगर आप दबाव डालें या उसे वाइब्रेट करें तो वो वोल्टेज पैदा करता है। कमाल है। और फिर पैसिव ट्रांसड्यूसर्स वो होंगे जो खुद बिजली नहीं बनाते, बल्कि उनके अंदर की कोई प्रॉपर्टी बदल जाती है। सही कहा। भौतिक बदलाव होने पर वे अपना रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस बदल लेते हैं। मतलब मुझे प्राइमरी के लिए हमें अपनी तरफ से करंट देना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए उनके इस बदलाव को पढ़ने के लिए हमें बाहर से एक पावर सप्लाई देनी पड़ती है। मरीन फील्ड में इसका सबसे बड़ा और सबसे आम उदाहरण है PT-100, जो एक RTD यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है। इस PT-100 के नाम को थोड़ा डिकोड करते हैं। PT का मतलब तो प्लैटिनम हो गया। हाँ, इसमें प्लैटिनम का इस्तेमाल होता है। और 100 का मतलब है कि जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका रेजिस्टेंस ठीक 100 ओम होता है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि हम एक विशाल इंजन की बात कर रहे हैं जो भारी ईंधन जला रहा है, और उसका तापमान नापने के लिए हम एक बहुत ही नाजुक से प्लैटिनम के तार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और ये नाजुक तार ही उस इंजन की जान बचाता है। PT-100 एक PTC डिवाइस है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एकदम सही। इसका मतलब है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और वो भी बहुत ही प्रिडिक्टेबल तरीके से। अगर तापमान ठीक 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो ये PT-100 एकदम सटीक 138.5 ओम का रेजिस्टेंस दिखाएगा। इतनी सटीकता? हाँ, जहाज के मेन इंजन के एग्जॉस्ट गैस का तापमान मापना हो या कूलिंग वाटर का, जहां 1-1 डिग्री का अंतर किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है, वहां यही सटीकता काम आती है। अब जब हम रेजिस्टेंस और तापमान की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने देखा है कि लोग अक्सर ट्रांजिस्टर और थर्मिस्टर के बीच बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, लेकिन काम एकदम अलग है ना? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बताती हूँ। ट्रांजिस्टर एक एक्टिव डिवाइस है जो करंट को एम्पलीफाई या स्विच करता है, जैसा हमने अभी IGBT के मामले में देखा। हाँ, वो बाउंसर वाला काम। बिल्कुल। लेकिन थर्मिस्टर एक पूरी तरह से पैसिव डिवाइस है। ये सिर्फ एक खास तरह का रेजिस्टर है जो तापमान के हिसाब से अपना रूप बदलता है। तो ये जहाजों पर कहाँ इस्तेमाल होता है? मरीन मोटर्स को जलने से बचाने के लिए अक्सर मोटर की वाइंडिंग के अंदर एक PTC थर्मिस्टर छपा दिया जाता है। अच्छा, वाइंडिंग के बिल्कुल अंदर? हाँ, जैसे ही मोटर खतरनाक हद तक गर्म होती है, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कंट्रोल सर्किट में अलार्म बज जाता है या मोटर ट्रिप हो जाती है। तापमान मापने की बात तो हो गई, लेकिन जहाज के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें बिना छुए देखना होता है। आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे दरवाजे बंद हैं या नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि इसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम इतने महंगे सेंसर क्यों लगा रहे हैं? आप क्या लगाना चाहते हैं? एक साधारण सा मैकेनिकल लिमिट स्विच क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? वो तो बहुत सस्ता आता है और काम भी वही करता है। कोई चीज टकराएगी, स्विच दब जाएगा। ये एक
बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। अगर आप किसी सामान्य फैक्ट्री में हैं तो शायद मैकेनिकल स्विच काम कर जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं समुद्र की। मतलब खारा पानी और मौसम। हाँ, एक ऐसा माहौल जहां हर वक्त खारा पानी, भारी वाइब्रेशंस और जंग लगने का खतरा रहता है। अगर आप जहाज के वाटरटाइट दरवाजे पर एक मैकेनिकल स्विच लगाते हैं तो वो किसी चीज से टकरा कर काम करेगा। और टकराने से वो घिस जाएगा। बिल्कुल, कुछ ही महीनों में नमक और नमी की वजह से वो घिस जाएगा, जंग लग जाएगा और टूट जाएगा। और अगर तूफान के वक्त वो दरवाजा खुला रह गया और उस टूटे हुए स्विच ने गलत सिग्नल दे दिया कि दरवाजा बंद है, तो पूरा जहाज डूब सकता है। यही वजह है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। ये बिना छुए चीजों को डिटेक्ट करते हैं। इनमें कोई हिलने वाला हिस्सा या मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ये घिसते नहीं हैं। ये काम कैसे करते हैं बिना छुए? ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला है इंडक्टिव, जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है और सिर्फ धातु यानी मेटल को डिटेक्ट करता है। तो ये दरवाजों के लिए परफेक्ट है क्योंकि जहाज लोहे के होते हैं। और दूसरा है कैपेसिटिव, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है और धातु के अलावा प्लास्टिक, लकड़ी, यहाँ तक कि टैंक के अंदर लिक्विड के लेवल को भी बिना छुए भांप लेता है। ये तो कमाल है। हमने पावर स्विचेस देख लिए, सेंसर्स देख लिए, लेकिन इन सब बिखरे हुए पुर्जों को एक साथ पिरोता कौन है? मतलब वो कौन सा दिमाग है जो सेंसर से जानकारी लेता है और आईजीबीटी को कमांड देता है कि अब क्या करना है? वो दिमाग है पीएलसी, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी? मैंने इंजन रूम में इसके पैनल देखे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही रग्ड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। पहले के समय में जहाज़ों के कंट्रोल रूम में हजारों छोटे छोटे फिजिकल रिले और टाइमर लगे होते थे। तारों का एक पूरा जाल होता था। ऐसा जाल कि अगर कोई एक तार टूट जाए तो उसे ढूंढने में हफ्तों लग जाते थे। पीएलसी ने उन हजारों तारों और पुर्जों को एक छोटे से बॉक्स और सॉफ्टवेयर के अंदर समेट दिया है। इसके अंदर असल में होता क्या है? ये काम कैसे करता है? इसके कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। एक सीपीयू होता है जहां सारा प्रोग्राम सेव रहता है। एक पावर सप्लाई होती है जो जहाज की 220 वोल्ट बिजली को सुरक्षित 24 वोल्ट डीसी में बदलती है। और सेंसर्स कहाँ जुड़ते हैं? उसके लिए इसके इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल होते हैं। इनपुट मॉड्यूल पूरे जहाज के सेंसर से डेटा लेता है। सीपीयू तय करता है कि लैडर लॉजिक नाम की प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्या करना है। फिर आउटपुट देता है? हाँ, फिर आउटपुट मॉड्यूल को आदेश देता है कि फला मोटर को स्टार्ट कर दो या उस वाल्व को खोल दो। यहाँ एक बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। पीएलसी एक कंप्यूटर है। वो जो आउटपुट सिग्नल देता है वो बहुत कमजोर होता है, शायद कुछ मिली एम्पियर्स का। हाँ, 4 से 20 मिली एम्पियर का स्टैंडर्ड सिग्नल होता है। तो इंजन रूम में जो भाप या पानी के वाल्व्स होते हैं वे तो सैकड़ों किलो के भारी भरकम लोहे के होते हैं। एक छोटा सा 24 वोल्ट का डिजिटल सिग्नल उस भारी लोहे के वाल्व को अपनी जगह से कैसे धकेल सकता है? कंप्यूटर के पास दिमाग तो है, लेकिन मांसपेशियां कहां से आईं? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस भारी भरकम काम के लिए जिस पुर्जे की एंट्री होती है उसे I2P कन्वर्टर कहते हैं। I2P, इसका फुल फॉर्म क्या है? I यानी करंट और P यानी न्यूमैटिक या हवा का दबाव। अच्छा, करंट को हवा के दबाव में बदलना। बिल्कुल। जहाज़ों पर कंट्रोल सिग्नल आमतौर पर 4 से 20 मिली एम्पियर का होता है, जैसा मैंने बताया। ये कन्वर्टर इस हल्के से इलेक्ट्रिकल करंट को लेता है और उसे ट्रांसलेट कर देता है जहाज की कंट्रोल एयर के दबाव में। तो मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ एक निर्देश या इशारा है और असली मस्कुलर पावर वो हवा का दबाव है। एकदम सही। ये कन्वर्टर इनपुट करंट के अनुपात में 0.2 से 1.0 बार का आउटपुट प्रेशर निकालता है। ये अनुपात कैसे काम करता है? बहुत आसान है। अगर पीएलसी कहता है कि वॉल्व को पूरा बंद रखना है तो वो 4 मिली एम्पियर का सिग्नल भेजेगा और कन्वर्टर सिर्फ 0.2 बार का दबाव बनाएगा। और अगर पूरा खोलना हो तो पीएलसी 20 मिली एम्पियर का सिग्नल भेजेगा और कन्वर्टर पूरे 1 बार का दबाव उस भारी वाल्व के एक्चुएटर पर डाल देगा। इसी न्यूमैटिक ताकत से बॉयलर के फीड वाटर वाल्व या जैकेट कूलिंग के बड़े वाल्व एकदम सटीकता से कंट्रोल होते हैं। ये सच में इंजीनियरिंग के खूबसूरत तालमेल है, छोटे से सिग्नल से इतनी बड़ी ताकत पैदा करना। अब हमारी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, कैपेसिटर्स। हाँ, चार्ज स्टोर करने वाले डिवाइस। इनकी यूनिट फैराड होती है ना, लेकिन मैंने सुना है कि 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। हाँ, 1 फैराड इतना बड़ा होता है कि अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो कैपेसिटर का आकार एक कमरे जितना हो जाएगा। बाप रे! तो जहाजों पर कौन से इस्तेमाल होते हैं?
इसीलिए जहाज़ों पर माइक्रोफैराड का इस्तेमाल होता है, जो मोटर स्टार्ट करने के काम आते हैं, और पिकोफैराड, जो छोटे सर्किट बोर्ड्स में लगते हैं। कैपेसिटर्स के गणित को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ये रेजिस्टर से एकदम उल्टा काम करता है। हाँ, ये सच है। लेकिन मैं यहाँ कोई किताबी फॉर्मूला नहीं सुनना चाहता। कोई ऐसा आसान तरीका है जिससे हम बिना फॉर्मूला के इसे विजुअलाइज कर सकें, मतलब दिमाग में एक चित्र बना सकें? हाँ, बिल्कुल है। इसे पानी की टंकियों की तरह सोचिए। अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो ये वैसा ही है जैसे आप दो पानी की टंकियों को एक साथ अगल-बगल रख दें और उन्हें नीचे से एक पाइप से जोड़ दें। क्या होगा? अगर वो अगल-बगल हैं और जुड़ी हैं, तो उनका कुल बेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी वो अब ज्यादा पानी स्टोर कर सकेंगी। ठीक ऐसा ही कैपेसिटर्स में होता है। पैरेलल में जोड़ने से चार्ज स्टोर करने वाली प्लेट्स का कुल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे उनकी कुल क्षमता या कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये तो बहुत आसान था। अब सीरीज की बात करते हैं। अगर आप कैपेसिटर्स को एक के पीछे एक सीरीज में लगाते हैं, तो ये टंकियों को अगल-बगल रखने के बजाय एक के ऊपर एक रखने जैसा है, लेकिन बीच में खाली जगह छोड़कर। तो इससे सबसे बाहरी प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। हाँ, और कैपेसिटर का नियम है कि प्लेट्स के बीच जितनी ज्यादा दूरी होगी, उनके बीच चार्ज होल्ड करने की ताकत उतनी ही कम हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए सीरीज में जोड़ने पर कुल कैपेसिटेंस हमेशा घट जाती है। एकदम सही। और ये सब जहाज़ों पर भारी क्रेन ऑपरेशंस के दौरान पावर फैक्टर को सुधारने और सर्किट को स्थिर रखने में बहुत काम आता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे आईजीबीटी की फास्ट स्विचिंग, पीटीजो जैसे सेंसेस की भयानक सटीकता, प्रॉक्सिमिटी सेंसेस का रफ एंड टफ नेचर और पीएलसी का दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, एक पूरी टीम की तरह। बिल्कुल। और फिर I2P कन्वर्टर जैसे डिवाइस इन डिजिटल इशारों को असली दुनिया की भारी भरकम ताकत में बदल देते हैं। ये सब मिलकर एक लोहे के पहाड़ को समुद्र की लहरों पर एक स्मार्ट और सुरक्षित जहाज की तरह चलाते हैं। ये सब देखने के बाद ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज जिस तेजी से पीएलसी जैसे सॉफ्टवेयर पुराने तारों और पुर्जों की जगह ले रहे हैं और पीटी100 या प्रॉक्सिमिटी जैसे सेंसर इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो क्या हम उस भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहे जहां जहाज पूरी तरह से ऑटोनॉमस या स्वचालित हो जाएंगे? ऑटोनॉमस जहाज मतलब बिना क्रू के? हाँ, सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ये पुर्जे इतने स्मार्ट हो जाएं कि कोई खराबी आने से पहले ही पीटी100 खुद बीएलसी को बता दे कि मैं अगले हफ्ते खराब होने वाला हूं, बंदरगाह पर नया पुर्जा तैयार रखना। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का ये स्तर इंसानी गलतियों को पूरी तरह खत्म कर सकता है। ये सोचने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मरीन इंडस्ट्री जिस तेजी से बदल रही है, उसमें ऐसा होना कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि बहुत जल्द एक हकीकत बन सकता है। बिल्कुल, तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारी YouTube चैनल मरीन इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें।